गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम 17 से लेकर 23 जून 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हाल ही में गौरव पांडे को प्रदान किया गया। देखिए, अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहले इसकी बात करते हैं। तो साहित्य अकादमी हर साल साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों की घोषणा करती है। युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए 35 वर्ष से कम उम्र के जो युवा लेखक हैं उन्हें दिया जाता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इस अवार्ड की शुरुआत 2011 में की गई थी। इस साल हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार गौरव पांडे को दिया गया। इसके अलावा देखिए, जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए गए हैं उनकी भी एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, 23 लैंग्वेजेस में इस साल ये अवार्ड प्रदान किए गए। संस्कृत लैंग्वेज में अवार्ड की घोषणा बाद में की जाएगी। मेन लैंग्वेजेस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए ये जो अवार्ड है के वेंकटेश को दिया गया। होमलेस ग्रोइंग अप सोशलिस्ट एंड डिसिडेंट इन इंडिया, ये इनका संस्मरण है, इनकी बुक है, जिसके लिए अंग्रेजी साहित्य के लिए के वेंकटेश को साहित्य अकादमी युवा अवार्ड दिया गया। हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे, अभी हमने बात करी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये इनका कविता संग्रह है। कश्मीरी भाषा के लिए मोहम्मद अशरफ जिया को यह अवार्ड दिया गया। एन बुदस इनका शोध लेख है। और उर्दू भाषा के लिए यह अवार्ड जावेद अंबर मिसबाही को दिया गया, जो कि कहानी संग्रह है इनका स्टेपनी। इसके लिए उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जावेद अंबर मिसबाही को दिया गया। मेन अवार्ड यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार गौरव पांडे को दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया? देखिए, यहाँ पर पहले यूनेस्को की इस अवार्ड की बात करते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा प्रतिवर्ष वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में हर साल प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसे यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसे म्यूजियम को दिया जाता है जो कि अपनी वास्तुकला और डिजाइन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस साल देखिए, भारत के एक म्यूजियम को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम के लिए चयनित किया गया और इसका नाम है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, जो कि भुज में स्थित है। मतलब भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक म्यूजियम को यूनेस्को के यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम 2024 की सूची में चयनित किया गया। देखिए, इस सूची में 7 अलग अलग म्यूजियम को जगह दी गई है, जिसमें भारत का स्मृति वन भूकंप स्मारक म्यूजियम तीसरे स्थान पर है। अब बात आती है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन? तो पहले स्थान पर चीन का A4 आर्ट म्यूजियम है और सेकेंड पर मिस्र के गीजा में स्थित है ग्रैंड मिस्र म्यूजियम, जिसे दूसरे स्थान पर रखा गया। और तीसरे स्थान पर भारत का स्मृति वन भूकंप स्मारक म्यूजियम रखा गया। अब यहाँ पर प्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 2015 में की गई थी। 2024 में भारत के किस म्यूजियम को इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया? तो यह है स्मृति वन भूकंप स्मारक म्यूजियम। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका के एक बार फिर से प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं सिरिल रामफोसा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिरिल रामफोसा की बात करें तो ये दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 2018 में इन्हें पहली बार दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था और अब 2024 में दूसरी बार सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में इनका कार्यकाल 2024 से लेकर 2029 तक रहने वाला है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के स्थित में देखिए दक्षिण में स्थित देश है। नेल्सन मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे।
आप सभी को पता होगा कि नेल्सन मंडेला को भारत सरकार ने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। यहां पर हमारा क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान प्रेसिडेंट से है, तो यह है सिरिल रामाफोसा, जो कि दूसरी बार नियुक्त किए गए। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इस बुक को लिखा है अल्पना किलावाला ने। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अल्पना किलावाला की बात करें तो ये आरबीआई की पूर्व कार्यकारी निदेशक के पद पर रह चुकी है, जिन्होंने देखिए हाल ही में एक बुक लिखी अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। आरबीआई के 25 वर्षों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या सुधार हुए हैं, इस पर आधारित ये बुक है जिसे अल्पना किलावाला ने लिखा है। हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया गया। चलिए आपको सबसे पहले आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए देखिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड हैं, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं और इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल ये हिंदी लैंग्वेज वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस है, आप इसे इजीली लिंक पर क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। तो रूट एप्लीकेशन पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। ये कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? श्रीनिवास हेगड़े, इनकी बात करें तो ये चंद्रयान 1 के डायरेक्टर रह चुके हैं, जिनका हाल ही में देखिए निधन हो गया। श्रीनिवास हेगड़े की बात करें तो ये 1998 से लेकर 2004 तक इसरो में वैज्ञानिक के पद पर थे। इसरो में चंद्रयान 1 मिशन के ये डायरेक्टर थे और यह जो मिशन है 2008 में लॉन्च किया गया था। वैज्ञानिक का नाम है श्रीनिवास हेगड़े, हाल ही में इनका निधन हो गया। चंद्रयान 1 के डायरेक्टर के पद पर थे। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो खीर भवानी मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर से अक्सर ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखा है। खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। आंसर हो जाएगा आंसर डी। जम्मू कश्मीर राज्य में एक मंदिर है खीर भवानी मंदिर, क्योंकि यहाँ पर भगवती जो माता जी है उनको भोग लगता है खीर का, इसलिए मंदिर का नाम पड़ा खीर भवानी मंदिर। और यहाँ पर जो मेला आयोजित होता है वो है खीर भवानी मेला। यहाँ पर ये जो मंदिर है दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर है और माता जी को क्योंकि खीर का भोग लगाया जाता है तो यहाँ पर जो मेला आयोजित किया जाता है उसे भी नाम दे दिया गया खीर भवानी मेला। कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे आइए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। देखिए किसी भी देश में कितनी ज्यादा शांति है, कितने ज्यादा लोगों के बीच में शांति है, अब शांति को अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर नापा जाता है। जैसे किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा का स्तर कैसा है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष अगर वहां पर कोई चल रहा है तो वो कब तक खत्म हो जाएगा, सैन्यकरण कितना ज्यादा किया जा रहा है, इस आधार पर शांति को काउंट किया जाता है किसी भी देश में ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अब देखिए जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस, इसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। 2024 में इस इंडेक्स में भारत को 116वीं रैंक पर रखा गया। देखिए टोटल इस इंडेक्स में 2024 में 163 देशों को काउंट किया गया। पहले स्थान पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में यूरोप का देश आइसलैंड है, सेकेंड पर आयरलैंड और थर्ड पर है ऑस्ट्रिया। भारत की रैंक है 116। लास्ट ईयर 2023 में जब ये इंडेक्स आया था तब भारत को 126वीं रैंक पर रखा गया था और अब रैंक दी गई है 116, मतलब कहीं ना कहीं पीस के मामले में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। 163वीं मतलब सबसे आखिरी रैंक पर रखा गया है यमन को। तो इंडिया की रैंक पूछी जाएगी 2024 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 है और इस इंडेक्स को जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया? तो देखिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के रूप में मनाया गया था।
इसी दिन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के द्वारा लैंड हीरोज की घोषणा की गई और पूरे वर्ल्ड से 10 लैंड हीरोज का चयन किया गया। इसमें भारत के सिद्धेश सकोरे भी शामिल है। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के सिद्धेश सकोरे को यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। अब देखिए, लैंड हीरो किसको घोषित किया जाता है? जिन्होंने भूमि संरक्षण के लिए कोई काम किया हो। तो इन्होंने देखिए कृषि भूमि पर मिट्टी के क्षरण की समस्या को हल करने के लिए काम किया है। तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में सिद्धेश सकोरे को नामित किया, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। यह फैक्ट को भी नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे आइए, चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम किसके द्वारा फैलती है? देखिए, यह सिंड्रोम है, एक डिसीज है जिससे हाल ही में जापान बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। जापान में हाहाकार मच गया था इस बीमारी के कारण। यह फैलता है बैक्टीरिया से। आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। देखिए, सिंड्रोम का नाम ध्यान से सुनिए, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जापान में हाल ही में इसके काफी सारे मामले सामने आए हैं। ये जो डिसीज है बैक्टीरिया जनित रोग है, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये एक मांस खाने वाला बैक्टीरिया है। स्पेशली बुजुर्ग व्यक्ति और जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस बैक्टीरिया के कारण। ये मांस खाता है जिससे शरीर में सूजन आ जाती है, गले में खराश होती है और 48 आवर्स के अंदर मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक डिसीज है, सिंड्रोम है, जो कि सबसे ज्यादा अभी जापान में देखने को मिला है। इसके अलावा यूरोप के भी 5 देश इस सिंड्रोम से प्रभावित है। नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। किसके द्वारा फैलता है? क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। भारत IORA क्रूज पर्यटन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत IORA, देखिए यहां पर IORA का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो इसे कहा जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसके जो सदस्य देश हैं 23, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। क्रूज पर्यटन को सदस्य देशों के मध्य में बढ़ावा देना इस पर्यटन सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। तो भारत इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? तो मिशन निश्चय को शुरू किया है पंजाब राज्य की पुलिस ने। देखिए, इसके तहत पंजाब पुलिस जो है वो सीमा सुरक्षा बल और ग्राम रक्षा समितियों के साथ मिलकर फाजिल्का जिला, जो कि पंजाब में स्थित है और भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, 108 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ इस जिले की। तो फाजिल्का जिले में पंजाब पुलिस एक हफ्ते का मिशन निश्चय शुरू करने वाली है, आयोजित करने वाली है। जो नशीली दवाओं का व्यापार होता है दोनों बाउंड्री के मध्य में इल्लीगल तरीके से, उनको रोकना, उनकी आपूर्ति को रोकना मिशन निश्चय को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हाल ही में पंजाब राज्य की पुलिस ने इस इनिशिएट को शुरू किया है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में यह देखने को मिलता है। सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि कुनो नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वन्यजीव सेंचुरी दूसरा ऐसा प्लेस होने वाला है इंडिया का जहां पर अफ्रीकी चीतों को स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है मध्य प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि कुनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के ही श्योपुर में स्थित है, यहां पर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा अफ्रीकी चीतों को लाकर बसाया गया था और अब अफ्रीकी चीतों को गांधी सागर वन्यजीव सेंचुरी में लाकर बसाया जाएगा, जो कि भारत का दूसरा प्लेस होगा अफ्रीकी चीतों के निवास के लिए। कहां पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, इसके बाद आगे आइए, चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत की किस मिनिस्ट्री की पहल है? तो डीप ओशियन मिशन, ये मिशन क्या है पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, भारत में समुद्र की गहराई का पता लगाने और वहां पर जितने भी रिसोर्सेस है उनका दोहन करने के लिए, उनका यूटिलाइज करने के लिए डीप ओशियन मिशन इंडियन गवर्नमेंट शुरू करने वाली है। और ये जो मिशन है
भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसे भूविज्ञान मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नाम से जाना जाता है। तो डीप ओशियन मिशन भूविज्ञान मंत्रालय का मिशन है, जो कि इसी साल 2024 के एंड तक शुरू किया जाएगा। और इसके बाद देखिए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान के बाद भारत डीप ओशियन मिशन स्थापित करने वाला या इस मिशन को चलाने वाला वर्ल्ड का छठा देश बनने वाला है। डीप ओशियन मिशन के फर्स्ट फेज की शुरुआत सितंबर 2024 में की जाएगी। किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है। आगे आइए, चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर 2018 में घोषित किया गया था। इसके तहत किसानों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए हर साल केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि 18 जून को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को जारी किया है। यह केंद्र की योजना है और पूरी तरह से 100% पेमेंट इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। देश के जो गरीब किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मुख्य उद्देश्य है। आगे, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया? तो यह हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, जितनी भी पब्लिक जॉब्स हैं, उनमें ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही कानून बनाए। यह आदेश दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाने वाला है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति को संरक्षित करना, उनकी संख्या में वृद्धि करना इस संरक्षण और प्रजनन केंद्र को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में गिद्धों की मृत्यु का जो प्रमुख कारण है वो डाइक्लोफेनॉक नाम की एक दवा है। देखिए, क्या होता है, भारत में जो पशु हैं जैसे गाय, बैल, भैंस, इन्हें दर्द निवारक दवा के रूप में डाइक्लोफेनॉक दवा दी जाती है भारत के ग्रामीण इलाकों में। अब जब ये मवेशी मर जाते हैं तो आप सभी को पता है कि गांव के बाहरी क्षेत्रों में इनको फेंक दिया जाता है। जब गिद्ध इनका मांस खाते हैं तो गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी ऑर्गन में डाइक्लोफेनॉक नाम की दवा है। तो ये भारत में गिद्धों की मृत्यु का मुख्य कारण है। अब इन गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति का संरक्षण किया जा सके, इसके लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ये जो गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति है, इसे देखिए 2007 में IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल किया गया था। अब इनका संरक्षण करने के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम को मंजूरी दी है, इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो देखिए, 19 जून को ही सेंट्रल कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम को हाल ही में मंजूरी दी, जो कि देखिए भारत की होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2024-25 से लेकर 2028-29 तक का जो 5 साल का समय है, उसमें ऑलमोस्ट 2254.43 करोड़ रुपए का व्यय किया जाने वाला है। तो केंद्र सरकार ने 2254.43 करोड़ रुपए को हाल ही में मंजूरी दी है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम के लिए। इसके तहत पूरे भारत में फॉरेंसिक परिसर स्थापित किए जाएंगे, फॉरेंसिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की जाएगी। तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम किस मंत्रालय की स्कीम है? होम मिनिस्ट्री की स्कीम है। 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान देखिए वर्ल्ड में जितने भी लेबर वर्कर हैं उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा के संबंध में चर्चा की गई। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हर साल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाता है। इस साल 112वां संस्करण था जिसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का इनॉग्रेशन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त को दिया जाता है। ऑलमोस्ट 425 ईस्वी से लेकर 470 ईस्वी के मध्य में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे आगे चलकर 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था तो 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही थी। अब इसी के पास में एक नया परिसर बनाया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को पहली बार इतिहास में किसने स्थापित किया था? कुमार गुप्त ने। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेट बोल्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? ट्रेट बोल्ट की बात करें तो ये बहुत ही फेमस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के। आंसर हो जाएगा आंसर सी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं ट्रेट बोल्ट। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 2007 में इन्होंने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया था और अब 2024 में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर है कहाँ के? न्यूजीलैंड के। इसके बाद आगे चलते हैं। फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए हाल ही में फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने इस चैंपियनशिप में 85.97 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा भारत के हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। खेलों में इनके योगदान के लिए 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और एक साल बाद 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तीनों ही अवार्ड याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा से रिलेट करके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर से है, तो इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा? तो भारत के खाद्य मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन 19 से लेकर 22 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। तो आयोजन राज्य या यूनियन टेरिटरी पूछी है तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय खाद्य संस्कृति से सभी को परिचित कराना और इसके अलावा भारत में जो अलग अलग फूड सेक्टर हैं उनमें निवेश को बढ़ावा देना वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन कहाँ किया जाएगा सितंबर 2024 में? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इसके बाद हाल ही में भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरे हुए। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस नेशनल पार्क से शुरू की गई थी? तो 17 जून 2024 को हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 साल पूरे हुए हैं। भारत में देखिए 1975 में मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत भीतरकनिका नेशनल पार्क से की गई थी। अब इस नेशनल पार्क की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यह नेशनल पार्क भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में की गई थी। 17 जून 2024 को इस परियोजना के 50 साल पूरे हुए हैं। सीपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो देखिए सीपरी, जिसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करती है और पूरे वर्ल्ड में संघर्ष
शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और इस पर अनुसंधान के लिए काम करने वाली संस्था है। सीपरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसने हाल ही में सीपरी ईयरबुक 2024 को लॉन्च किया। इसकी इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलते हैं रशिया के पास। इसने रिपोर्ट जो साझा की है फ्रेंड्स, उसमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड में वर्तमान में 12,121 न्यूक्लियर वेपन हैं। इनमें से 90% केवल 2 देशों के पास है, रशिया और यूएसए। इसमें से भी रशिया के पास 5,580 न्यूक्लियर वेपन हैं और अमेरिका की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है 5,044 न्यूक्लियर वेपन के साथ। भारत के पास इस रिपोर्ट के अनुसार 172 न्यूक्लियर वेपन हैं। सबसे ज्यादा किसके पास है, ये हमारा क्वेश्चन था, तो सबसे ज्यादा है रशिया के पास। आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है जर्मनी में। आपको पता होना चाहिए कि बॉन जर्मनी का ही शहर है। यहां पर बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए COP29 में क्या क्या थीम रखी जाएगी, किन किन विषय पर चर्चा की जाएगी, इस विषय पर चर्चा की गई। आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि COP29 जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब यूनाइटेड नेशन जलवायु सम्मेलन है, इसका आयोजन 2024 में नवंबर माह में अजरबैजान के बाकू में किया जाने वाला है। तो इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या थीम होगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन सभी विषय पर चर्चा करने के लिए बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी के बॉन शहर में किया गया। COP29 को भी याद रखिएगा, नवंबर 2024 में इसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। COP की सबसे पहली बार बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे COP से रिलेटेड, तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 17 से लेकर 23 जून तक के वीकली करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।